हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर जिसका पार्ट नंबर 5 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के अर्थात कोई सा भी मॉडल पेपर अगर सोल्व नहीं किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। राइट हैंड साइड ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा आई बटन, तो वहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको सभी पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रीय प्रसाद सेवा शुरू की गई थी। तो जल्दी पाएंगे, नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस। नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1956 में, 2 अक्टूबर 1953 में, 2 अक्टूबर 1960 में या फिर 2 अक्टूबर 1950 में। जल्दी पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस या फिर राष्ट्रीय प्रसाद सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1956 में, 2 अक्टूबर 1953 में, 2 अक्टूबर 1960 में, फिर 2 अक्टूबर 1950 में। जल्दी पाएंगे राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात करते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, तो इसकी शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 2 अक्टूबर 1953 में। कब की गई थी यार? 53 में की गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कब की गई थी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी से पाएंगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, फिर 16 अक्टूबर को। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को या फिर 16 अक्टूबर को। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि विश्व खाद्य दिवस तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है यार? हाँ, अगर बात करते हैं 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है यार? हाँ, विश्व खाद्य दिवस। और अगर बात करते हैं 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि हमने अभी बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका राइट आंसर क्या है ये आप जल्दी से बताएंगे कि अगर आपसे बताए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को, 16 अगस्त को, 16 सितंबर को या फिर 16 अक्टूबर को। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर या फिर 16 अक्टूबर। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है? यहाँ अगर बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगर बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं जो खाद्य दिवस है, खाद्य दिवस को मनाया जाता है इसके एक मंथ बाद, जस्ट इसके एक मंथ बाद। कैसे याद रखोगे? जस्ट इसके एक मंथ बाद क्या आता है? विश्व खाद्य दिवस आता है। अर्थात यहाँ 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर को तो क्या आता है? विश्व खाद्य दिवस आता है। और अगर बात करते हैं जस्ट इसके एक मंथ पहले अर्थात 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपसे पूछा जाता है विश्व ओजोन दिवस से, अर्थात ओजोन किस में पाई जाती है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा लेयर होती है वायुमंडल की, कुछ अलग होती है, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर हुआ, एक्सोस्फीयर हुआ। तो उनमें से अगर बात करते हैं ओजोन किस में पाई जाती है, अर्थात किस लेयर में पाई जाती है? तो यहाँ अगर बात करते हैं ओजोन, तो ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर। किस में पाई जाती है? अगर बात करते हैं ओजोन, तो ये होती है यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में होती है? स्ट्रेटो मतलब समताप मंडल में होती है। किस में होती है? समताप मंडल में होती है। ठीक है, इस पॉइंट का आपको जरूर ध्यान है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हमारे टेस्ट नंबर 4 के जो टॉप रैंकर है उनका नाम है अनिकेत, खुशीराम, विकास, अर्जुन और सरिता। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है 5 नाम ही अनाउंस किए जाएंगे। जो भी रेगुलर रहेगा और अच्छे राइट आंसर देगा, ठीक है, उन्हीं का नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, इसलिए रेगुलर लेना है। और इतना जरूर आपको ध्यान रखना है कि यार हाँ, जितने भी आप कमेंट कर रहे हो वो राइट आंसर होने चाहिए। बाई चांस आपके 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जितना जो आपका होता है, ठीक है, जितना आप कर सकते हो कि अगर मान लीजिए 30 का है तो 30 में से आपके 25 प्लस राइट आंसर होनी चाहिए, तभी आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है? रेगुलर रहना है और टेस्ट टाइम से टाइम देते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसान सूचना केंद्र, किसान सूचना केंद्र की दूरभाष संख्या क्या है? अर्थात जो टेलीफोन नंबर है ये क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे किसान सूचना केंद्र के टेलीफोन नंबर क्या होते हैं? 1151 होते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट की जो 4 डिजिट है वो दे रखी है। ठीक है, लास्ट की जो टेलीफोन नंबर है तो उसकी 4 डिजिट होती है लास्ट की, वो यहाँ पर आपको दे रखी है। इनमें से आपको पहचाना है कि राइट आंसर कौन सा है। 1151 होती है, 1551 होती है, 1155 होती है, फिर 1515 होती है। जल्दी बताएंगे कि किसान सूचना केंद्र की दूरभाष संख्या क्या होती है? लास्ट 4 डिजिट आपको बतानी है। 1151 होती है, 1551 होती है, 1155 होती है, फिर 1515 होती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा है।
तो यहाँ अगर बात करते हैं किसान सूचना केंद्र, तो इसके जो टेलीफोन नंबर होते हैं, ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं संपूर्ण इसके जो कंप्लीट होते हैं वो क्या होते हैं। याद था ये आपको डायरेक्ट याद है 1500, कैसे याद रखोगे 1500, 150, 1551, क्या रखोगे डायरेक्ट आपको ये याद है 1500, 150, 1551, कैसे याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाता है किसान सूचना केंद्र के दूरभाष संख्या अर्थात टेलीफोन नंबर क्या होते हैं, तो 1500, 150 और 1551 होते हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो लास्ट की 4 डिजिट है वो कौन सा है आपका राइट आंसर। जिसने भी कमेंट किया है सेकंड उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं यानी किसान सूचना केंद्र, तो इसके टेलीफोन संख्या क्या होती है 1500, 150, 1551 होती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा मतलब जो एक्सटेंशन शब्द है इसका सर्वप्रथम कहाँ पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, एक्सटेंशन शब्द का सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था, कहाँ पर इसको यूज़ लिया गया था, भारत में, जापान में, यूके में, फिर चीन में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि एक्सटेंशन वर्ड सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया गया था, भारत में, जापान में, यूके में, फिर चीन में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन किसे माना गया है यहाँ एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा। और प्रसार शिक्षा का आपको ये तो पता होगा कि क्या होता है इसका रोल, किसानों को सबसे ज़्यादा जो भी नई तकनीक है उनके बारे में उनको अवगत कराना ही क्या कहता है एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, उसको पर तो बात अलग करते हैं, उसका अलग टॉपिक रहता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो इसका किया गया था यार जिसने भी कमेंट किया है सेकंड, थर्ड उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं एक्सटेंशन वर्ड, तो इसका किया गया था यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर किया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कृषि में योगदान के लिए, कृषि में योगदान के लिए किसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अर्थात भारत रत्न किसे दिया गया था, कृषि में योगदान के लिए भारत रत्न से किसको दिया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न मिला हुआ है। एम एस स्वामीनाथन है, सी सुब्रमण्यम है, आर एस परोदा या फिर आर बी सिंह है। जल्दी से पाएंगे ऐसा कौन सा इनमें साइंटिस्ट है जिसे यहाँ भारत रत्न दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन होते हैं, सी सुब्रमण्यम को दिया गया है, आर एस परोदा को दिया गया है, फिर आर बी सिंह को दिया गया है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो किसे दिया गया है कृषि में योगदान अर्थात भारत रत्न, तो ये दिया गया था सी सुब्रमण्यम को। राइट आंसर कौन सा है सेकंड ऑप्शन। अगर बात करते हैं भारत रत्न, तो भारत रत्न दिया गया था सी सुब्रमण्यम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन ऑफ एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा सा ध्यान समझ के राइट आंसर देना कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी सोच थी, अर्थात ये किसकी योजना थी। कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी सोच थी या फिर किसकी योजना थी। विल्सन गैलप की थी, जेपी गैलन की थी, एडगर डेल की थी या फिर ओपी गौतम की थी। जल्दी सुनेंगे राइट आंसर क्या है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी सोच थी। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसकी थी, जिसने भी कमेंट किया है सी उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं कौन ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये किसकी सोच थी, एडगर डेल की होती है। किसकी होती है, एडगर डेल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लियर कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से पाएंगे जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा, रिकॉर्डो के द्वारा, माल्थस के द्वारा, फिर मार्शल के द्वारा। जल्दी से पाएंगे कि जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा, रिकॉर्डो के द्वारा, माल्थस के द्वारा, फिर मार्शल के द्वारा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि जनसंख्या के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अगर बात करते हैं जो जनसंख्या का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, माल्थस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था जनसंख्या का सिद्धांत, ये दिया गया था माल्थस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फार्म पर एक HL वे बना आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पूछा गया है। जो यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को सही से ध्यान देना और इसी के बेस पर आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, यानी जो ऑप्शंस है उनको पहले ध्यान से देखिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। इनमें से फिक्स्ड कॉस्ट किसकी होती है, बीज व्यय की होती है, भूमि किराए की होती है, सिंचाई व्यय की होती है, फिर पशु चारा व्यय की होती है। जल्दी से बताएंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट किसकी होती है, बीज व्यय की होती है, भूमि किराए की होती है, सिंचाई व्यय की होती है, फिर पशु चारा व्यय की होती है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, अर्थात यहाँ की जो उसकी आय कॉस्ट लगती है, अर्थात जो लागत है वो क्या है, फिक्स है, उतनी तो लगनी ही है। अर्थात किसका है, बीज व्यय यहाँ घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये तो HL है, अर्थात ये क्या है, चल है, अर्थात घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अगर बात करते हैं सिंचाई, तो सिंचाई भी अगर आप अधिक मात्रा में दोगे तो अधिक लगेगा लागत, और कम दोगे तो कम लागत लगेगी, अर्थात ये भी क्या है, चल है। अब बात करते हैं पशु चारा, तो आप पशु को कितना चारा खिला रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है, तो ये भी घट और बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात करते हैं भूमि किराया, तो भूमि किराया का एक HL होता है, अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट में आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये आता है फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत, अर्थात यार स्थिर लागत के अंतर्गत इसे रखा गया।
अर्थात राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है सफ़ेद गुलाब की प्रजाति है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से पाएंगे सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी होती है। अनुराग है, तुषार है, सुपर स्टार है या फिर पूर्णिमा है। जल्दी से पाएंगे कि सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि सफ़ेद गुलाब की कौन सी प्रजाति है। अनुराग, तुषार, सुपर स्टार या फिर पूर्णिमा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो कौन सा है, जिसने भी कमेंट किया है बी, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं सफ़ेद गुलाब, तो सफ़ेद गुलाब की कौन सी प्रजाति होती है, ये होती है तुषार होती है। कौन सी होती है, तुषार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सफ़ेद गेरुई, सफ़ेद गेरुई प्रभावित करती है। तो जल्दी से आएंगे सफ़ेद गेरुई अर्थात यार जो वाइट रस्ट होती है, कि ये किस में होती है, वाइट रस्ट होती है यार। हाँ, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया कि वाइट रस्ट किस में पाई जाती है। गेहूँ में होती है, जौ में होती है, सरसों की होती है, फिर तिल की होती है। जल्दी से आएंगे कि वाइट रस्ट किस में देखी गई है, गेहूँ में, जौ में, सरसों में या फिर तिल में। जल्दी से आएंगे किसके एक मेन प्रॉब्लम होती है, वाइट रस्ट। जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर बात करते हैं वाइट रस्ट, तो ये किसकी होती है, सरसों की होती है। किसकी होती है, वाइट रस्ट, ये होती है एक मेन प्रॉब्लम होती है सरसों की। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अगर आपसे पूछता है सफ़ेद गेरुई, तो किसकी होती है, सरसों की होती है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है किसके द्वारा होती है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे सफ़ेद गेरुई, तो सफ़ेद गेरुई किसमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है सरसों में। और अगर बात करता है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा देखने को मिलती है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय खाद्य निगम अर्थात जो FCI है, भारतीय खाद्य निगम है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। 1968 में, 1965 में, 1969 में, फिर 1960 में। जल्दी से पाएंगे कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। 1968 में, 1965 में, 1969 में, फिर 1960 में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब की गई थी, 1965 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हार्वेस्ट इंडेक्स। यहाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था या फिर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्वेस्ट इंडेक्स। तो जल्दी से पाएंगे हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था। डोनाल्ड के द्वारा, आनंद के द्वारा, वाटसन के द्वारा, फिर जुगलर के द्वारा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था। डोनाल्ड के द्वारा, आनंद के द्वारा, वाटसन की द्वारा, फिर जुगलर के द्वारा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स, तो हार्वेस्ट इंडेक्स जो वर्ड है ये दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा। जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स, तो हार्वेस्ट इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, हार्वेस्ट इंडेक्स डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ह्यूमस का नाइट्रोजन प्रतिशत करीब होता है अर्थात यार ह्यूमस में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए पहले कि 4 से 4.5, 5 से 5.5, 6 से 6.5 या फिर 7 से 7.5। जल्दी से आएंगे कि ह्यूमस में नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा है कि ह्यूमस में नाइट्रोजन करीबन कितना होता है। 4 से 4.5 होता है, 5 से 5.5 होता है, 6 से 6.5 होता है, फिर 7 से 7.5 होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं ह्यूमस में नाइट्रोजन कंटेंट, तो नाइट्रोजन कितना होता है, ये होता है 5 से 5.5 होता है। कितना होता है, 5 से 5.5 होता है। और ह्यूमस क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है अर्थात यहाँ रंगहीन लगभग यानी कोलोइडी पदार्थ होता है। डायरेक्ट आप इसे ऐसे समझिए कि क्या होता है, एक गोलोइडी पदार्थ होता है। क्या होता है, एक कोलोइडी पदार्थ होता है धूसर कलर का। किस प्रकार का होता है, ये होता है धूसर कलर का एक कोलोइडी प्रकार होता है अर्थात कोलोइडी पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जल प्लवन होने पर अर्थात जो वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाती है, तो उस स्टेज के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जल प्लवन होने पर मृदा में फास्फोरस की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता होती है, तो उस पर क्या डिपेंड करता है अर्थात क्या इफेक्ट पड़ता है जल प्लवन होने का। अर्थात वाटर लॉगिंग कंडीशन पर जो फास्फोरस होता है, तो इसकी क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ जाती है, फिर पहले घटती है फिर बढ़ जाती है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन आने पर फास्फोरस की जो उपलब्धता होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। तो जिसने भी कमेंट किया है एक, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं यार फास्फोरस की जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी होती है, ये क्या होती है, बढ़ जाती है यार। हाँ, अगर बात करते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन अर्थात जल प्लवन की स्थिति होने पर, तो ये क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पौधे में किण्वक प्राणियों को स्थिर करने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। अर्थात यहाँ किण्वक के लिए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है पौधे में किण्वक प्रणालियों को अर्थात प्राणियों को, ये प्रणाली नहीं है बल्कि प्राणी है, कि किण्वक प्राणियों को स्थिर करने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, फिर गंधक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो किण्वक प्रणाली मतलब क्या होता है, ये प्लांट पैथोजन होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट पैथोजन होते हैं। अर्थात इन प्लांट पैथोजन्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ये आपको बताना है।
जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर गंधक। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, कौन सा है राइट आंसर। तो यार अगर बात करते हैं जो प्लांट पैथोजन होते हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा पैदा की जाती है, ये की जाती है पोटेशियम के द्वारा। ठीक है, आपको ये तो पता होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये किसके द्वारा पैदा की जाती है, जनरेट की जाती है, तो ये की जाती है पोटेशियम के द्वारा। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा जनरेट की जाती है, ये की जाती है पोटास के द्वारा, पोटेशियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च किसकी किस्म है, शिमला मिर्च की कौन सी किस्म है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कौन सी किस्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, येलो वंडर है, पूसज वाला है, ज्वार 218 है या फिर फूल ज्योति है। जल्दी से पाएंगे कि शिमला मिर्च की कौन सी किस्म है, कौन सी वेरायटी है, येलो वंडर होती है, पूसज वाला होती है, ज्वार 218 होती है, फिर फूल ज्योति होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि शिमला मिर्च की कौन सी वेरायटी है, येलो वंडर, पूसज वाला, ज्वार 218 या फिर फूल ज्योति। तो यार अगर बात करते हैं शिमला यानी जो शिमला मिर्च होती है तो कौन सी होती है, इसकी वैरायटी ये होती है येलो वंडर। ठीक है, एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, कौन सी होती है, येलो वंडर। येलो वंडर किसकी होती है, शिमला मिर्च की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चूहा नियंत्रण, तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार क्लियर कर लिया है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे चूहा नियंत्रण किया जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट के द्वारा, कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा, मैग्नीशियम फास्फोरेट के द्वारा, फिर जिंक फास्फोरेट के द्वारा। जल्दी से पाएंगे कि चूहा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट के द्वारा, कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा, मैग्नीशियम फास्फोरेट के द्वारा, फिर जिंक फास्फोरेट के द्वारा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की जा रहा है चूहा नियंत्रण तो ये सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है, जिंक फॉस्फेट के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जिंक फॉस्फेट के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है जिंक फॉस्फेट, तब आपका राइट आंसर क्या माना जाता है यार, एल्यूमिनियम फास्फेट, क्योंकि यार दोनों से ही चूहा नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं ये दोनों ही आपको जब ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं तब आपका राइट आंसर क्या होगा, तब आपका राइट आंसर होगा यार जिंक फॉस्फेट। कौन सा होगा, जिंक फॉस्फेट होगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं चूहा नियंत्रण की जितनी भी दवाई होती हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक फॉस्फेट है तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है रोडेंटिसाइड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, रोडेंटिसाइड के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्या रोडेंटिसाइड क्या होते हैं, चूहा नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली जो रसायन होते हैं, जो दवाई होती हैं, तो उन्हें याद रखना रोडेंटिसाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कि कृषि में DDT अर्थात यहाँ जो DDT है, कृषि में DDT के उपयोग को सरकार ने इस वर्ष में वापस कर लिया था। अर्थात यार इस पर बैन कब लगा दिया, DDT पर बैन कब लगा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से कहेंगे कि इंडिया में DDT को कब बैन कर दिया गया था, 1979 में, 1989 में, 1999 में, फिर 2009 में। जल्दी से कहेंगे कि DDT को कब यार हम बैन कर दिया गया था इंडिया में, 1979 में, 1989 में, 1999 में, फिर 2009 में। जल्दी से कहेंगे आपका राइट आंसर क्या है, DDT को कब बैन कर दिया गया था। तो ये किया गया था यार हाँ सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 1989 में किया गया था। कब किया गया था DDT को बैन इंडिया में, तो ये किया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रोगोर किसका व्यापारिक नाम होता है, रोगोर किसका व्यापारिक नाम होता है, अर्थात जो ट्रेड नेम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ट्रेड नेम होता है, तो ट्रेड नेम आपको बताना है रोगोर किसका होता है, डाइक्लोरोवास का होता है, मेलाथियोन का होता है, क्लोरोपाइरिपोस का होता है, फिर डाइमेथोएट का होता है। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है कि रोगोर किसका ट्रेड नेम होता है, जल्दी से कमेंट करिए किसका है रोगोर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये यार हाँ ये रोगोर, अर्थात जितने भी जो आपके हार्बिसाइड है उनके जो ट्रेड नेम है उनको जरूर रट लेना, जितने आपके जो फर्टिलाइजर है उनके भी रट लेना। वैसे जो हार्बिसाइड होते हैं उनके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हार्बिसाइड है, जितने भी जो हार्बिसाइड है ये किस नाम से अवेलेबल होते हैं, अर्थात ट्रेड नेम क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं ट्रेड नेम होता क्या है। ट्रेड नेम या फिर अगर आपसे होता है व्यापारिक नाम, तो ये होता क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए। अगर आपसे होता है ट्रेड नेम, ठीक है, ट्रेड नेम क्या होता है, मान लीजिए आप जो है, मान लीजिए हम ले रहे हैं डाइमेथोएट। ठीक है, डाइमेथोएट आपको लेना है, लेकिन आप दुकान पर जाके क्या बोलोगे उससे, ये डायरेक्ट ये तो नहीं बोलोगे ना डाइमेथोएट दे दो हमको, ये तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि यार हाँ उसका एक स्पेशली ट्रेड नेम होता है। क्या होता है, उसके एक स्पेशली ट्रेड नेम होता है। जैसे कि हम एग्जांपल इसी के ले लेते हैं, क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं रोगोर, तो ये किसका होता है व्यापारिक नाम, अर्थात ट्रेड नेम किसका होता है, ये होता है डाइमेथोएट का होता है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। रोगोर का ट्रेड नेम क्या होता है, डाइमेथोएट होता है। अर्थात यार हाँ अगर बात करते हैं ट्रेड नेम, तो ट्रेड नेम क्या होता है, मान लीजिए जो आपको डाइमेथोएट खरीदना है, ठीक है, डाइमेथोएट आपको खरीदना है, तो डाइमेथोएट ना करके आप जो दुकानदार है, जो शॉप वाला है, उसे क्या बोलोगे यार हाँ, उसको बोलोगे आप रोगोर दे दीजिए। ठीक है, रोगोर के नाम से जाना जाएगा। अर्थात यार हाँ कि आप कुछ भी जो है आपका डाइमेथोएट है, तो इसे किस नाम से जानोगे, इसे रोगोर के नाम से जानोगे। अर्थात इस रोग को रोगोर के नाम से ही आप दुकानदार से खरीदोगे, जब भी आप इसको प्रोडक्ट को खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खपरा बेटल है,
खपरा बिट्टल है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है, राइजोफोर्टा डोमिनिका होता है, साइटोटोगा सीरियल होता है, फिर साइटोफाइजा ग्रेनेरियम होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा है कि खपरा बिट्टल का साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसको हमने सुबह ही क्लियर किया था, तो जल्दी से आएंगे कि खपरा बिट्टल का साइंटिफिक नेम होता क्या है। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है, राइजोफोर्टा डोमिनिका होता है, साइटोटोगा सीरियल होता है, फिर साइटोफाइलस ग्रेनेरियम होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आएंगे खपरा बिट्टल का साइंटिफिक नेम होता क्या है। तो सुबह हमने बताया था खपरा बिट्टल क्या होता है यहाँ, एक जो स्टोरेज प्रॉब्लम का, ठीक है, स्टोरेज पेस्ट होता है, एक मेजर पेस्ट होता है, स्टोरेज एक मेजर पेस्ट होता है, क्या होता है खपरा बिट्टल होता है। और अगर बात करते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ये होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। क्या होता है खपरा बिट्टल का, अर्थात ये होता है ट्रोगोडेरियम, अर्थात ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। क्या होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है धान के लिए आवश्यक तत्व है, तो जल्दी से आएंगे कि धान के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है। जस्ता होता है, सिलिकॉन होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर बोरॉन होता है। जल्दी से आएंगे कि राइट आंसर क्या है कि धान के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है। जस्ता होता है, सिलिकॉन होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर बोरॉन होता है। तो यहाँ अगर बात करें धान के लिए तो कौन सा होता है, ये होता है सिलिकॉन होता है। कौन सा होता है धान के लिए, ये होता है सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे भारतीय विश्व व्यापार, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब से है, अर्थात कब बनाए गए थे इसे विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बनाया गया था भारत को। एक 1995 में, एक 1996 में, एक 1997 में, फिर एक 1998 में। जल्दी सुनाएंगे कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल कब किया गया था भारत को। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ अगर बात करते हैं भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, तो ये बनाया गया था एक, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन 1 अगस्त, अर्थात 1/1/1995 में। कब किया गया था यहाँ अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन में इसको शामिल, तो इसे किया गया था 1/1/1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है केले का फूल क्या कहलाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि केले का फूल क्या कहलाता है, अर्थात जो इन्फ्लोरेंस होता है, जो पुष्परम होता है, तो इसको किस नाम से जाना चाहिए आपको बताना है। तो जल्दी से केले का इन्फ्लोरेंस क्या होता है, स्पाइक होता है, कोरम होता है, स्पेडिक्स होता है, फिर कैटिन होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि केले का फूल क्या कहलाता है, केले का इन्फ्लोरेंस किस नाम से जाना है। तो आपने बता दिया होगा कि अगर अब आपसे पूछता है केले का इन्फ्लोरेंस अर्थात पुष्पक्रम, तो इसे जाना है स्पेडिक्स के नाम से। ठीक है, स्पेडिक्स के नाम से जाना है, स्पाइक के नाम से नहीं जाना है। केले का जो फूल होता है, केले का जो इन्फ्लोरेंस होता है, तो इसे किस नाम से जाना है, स्पेडिक्स के नाम से जाना है। और अगर बात करते हैं स्पाइक, तो स्पाइक किसका होता है ना, गेहूं का जो इन्फ्लोरेंस होता है, जो गेहूं का होता है अर्थात वीट का जो इन्फ्लोरेंस होता है, तो वो क्या होता है, स्पाइक होता है। ठीक है, गेहूं का तो क्या होता है, स्पाइक होता है। लेकिन अगर बात करते हैं केले का, तो केले का जो इन्फ्लोरेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, ये क्या होता है, स्पेडिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्न में से निम्न में से कौन सा जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक है। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस करना है इस पर कि जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक कौन सा है, ये आपको पहचाना है। तो जल्दी से देख लीजिए कि यूरिया होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, फिर सोडियम नाइट्रेट होता है। जल्दी से कि इनमें से कौन सा उर्वरक जल्दी नमी अवशोषित कर लेता है। यूरिया कर लेता है, अमोनियम सल्फेट कर लेता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट करता है, फिर सोडियम नाइट्रेट करता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक, तो ये कौन सा होता है, यूरिया ही होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक, तो ये कौन सा होता है, यूरिया ही होता है। इसके साथ साथ यूरिया क्या क्या होता है, कार्बनिक उर्वरक भी होता है, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाया है। ठीक है, अगर बात करते हैं जल्दी नमी अवशोषित करने वाला उर्वरक, तो जल्दी नमी अवशोषित करने वाला बैक्टीरिया यानी फर्टिलाइजर कौन सा होता है, यूरिया ही होता है। इसके साथ साथ यूरिया क्या क्या होता है, यहाँ कार्बनिक उर्वरक भी यही होता है, और इसमें यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है, ये किस रूप में होता है, एमाइड रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जल उपयोग दक्षता, अर्थात यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अलग होती है, वैसे यहाँ पर आपसे जल उपयोग दक्षता। ठीक है, तो जल उपयोग दक्षता आपको पूछी गई, तो जल्दी से जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक किसकी होती है, C3 की होती है, C4 की होती है, कैम की होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है कि जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक किसकी होती है, C3 प्लांट की होती है, C4 प्लांट की होती है, कैम प्लांट की होती है, फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा है राइट आंसर है, क्योंकि अगर आपसे पूछता है यहाँ राइट आंसर कौन सा है, इसका थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ जल उपयोग क्षमता, तो यार जो दक्षता होती है ये होती है सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम तो किसकी होती है, C3 की होती है। उससे अगर ज़्यादा की बात करते हैं तो उससे ज़्यादा किसकी होती है, C4 की होती है, और C4 से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कैम प्लांट की होती है। अर्थात यहाँ कि सबसे कम किसकी है, C3 की है, उससे ज़्यादा किसकी होती है, ये होती है C4 की होती है, और इससे भी ज़्यादा किसकी होती है, कैम प्लांट की होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं जल उपयोग क्षमता, तो ये किसकी होती है, C3 की सबसे कम होती है, उससे मीडियम क्या होती है, C4 की होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कैम प्लांट की होती है, अर्थात क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म की होती है। और इसका रीजन भी आप जानते होंगे कि जल उपयोग क्षमता अर्थात जो जल उपयोग दक्षता है, ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कैम की होती है। लेकिन क्यों होती है, इसका रीज़न आपको पता होगा कि जो इसके रंध्र खुलते हैं, ये कब खुलते हैं, नाइट में खुलते हैं, दिन के बजाय। इसलिए यहाँ जो जल है इसका कम लॉस होता है, और कम लॉस होगा तो इसकी क्या होगी, जल उपयोग दक्षता
ईजिली बढ़ जाएगी, अर्थात क्या होती है, सबसे अधिक होती है जल उपयोग दक्षता केम प्लांट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 1952 में, 1953 में, 1954 में, फिर 1955 में। जल्दी सुनाएंगे, राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो यहाँ अगर बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में। कब की गई थी, 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है भारत का वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि भारत का वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। राजमोहन राय होता है, निखिल पटेल होता है, नरेंद्र सिंह तोमर होता है, फिर अजय पाल तोमर होता है। जल्दी सुनाएंगे कि राइट आंसर कौन सा है, कि भारत का वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। राजमोहन राय है, निखिल पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर अजय पाल तोमर है। जल्दी सुनाएंगे, राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात करते हैं वर्तमान कृषि मंत्री, तो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, निखिल सिंह तोमर नहीं है, बल्कि कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 130 होते हैं, फिर 131 होते हैं। जल्दी बताएंगे, राइट आंसर क्या है, कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 130 होते हैं, फिर 131 होते हैं। जल्दी बताएंगे, राइट आंसर कौन सा है। तो जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ, उसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको इकोलॉजिकल जोन पूछा गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल जोन पूछा गया है, तो कितने होते हैं भारत में, ये होते हैं 131। कितने होते हैं, 131 होते हैं। और अगर आपसे यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछे जाते हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, ये होता है 15 है। ठीक है, अगर आपसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूछा जाता है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो कितने होते हैं भारत में, ये होते हैं 15। लेकिन अगर आपसे इकोलॉजिकल जोन के बारे में पूछा जाता है, तो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं, ये होते हैं 131। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कि मृदा वर्गीकरण में कितने मृदा ऑर्डर, अर्थात सोइल ऑर्डर के बारे में आपको बताना है। तो कितने होते हैं सोइल ऑर्डर, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, फिर 5 होते हैं। जल्दी बताएंगे कि सोइल ऑर्डर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, फिर 5 होते हैं। जल्दी बताएंगे, राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि कितने होते हैं सोइल ऑर्डर, 8, 10, 12 या फिर 5। जल्दी बताएंगे, राइट आंसर कौन सा है। तो कितने होते हैं सोइल ऑर्डर, ये होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप से, जब तक ले चाहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।